कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। कलेक्टर बहू। हीरा नाम का एक आदमी रामगढ़ नाम के गांव में रहा करता था। उसके पिताजी बहुत धनवान थे, मगर हीरा के ज्यादा पढ़ाई लिखाई ना करने की वजह से उसके पिताजी उससे ज्यादा बात नहीं किया करते थे। ऐसे ही एक दिन हीरा उसके भाइयों के साथ बैठा हुआ था। 2 दिनों में हमारे घर में शादी है, कितना काम करना है। हाँ हीरा, मगर तुम हो तो कोई चिंता नहीं है। हाँ भैया, वो तो है, मैं हूं ना, आप चिंता मत कीजिए। अगले दिन हीरा शादी के कामों में जुट जाता है। बहुत जल्द ही वो सारे काम खत्म कर देता है। हीरा बहुत मेहनती था और उसके इस स्वभाव के बारे में लोग हमेशा बात किया करते थे। ऐसे ही एक दिन कुछ लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। तभी उसके पिताजी प्रताप सिंह वहां गए। क्या बात है भाई, किसकी तारीफें हो रही है इतनी? अरे भाई, तुम्हारे लाडले के बारे में ही बात कर रहे हैं हम। कितना मेहनती है हीरा बेटा, सबकी खुले दिल से मदद करता है। हाँ, आखिर बेटा किसका है? हाँ प्रताप भाई, मैं सोच रहा था कि मेरी बेटी मंजू के लिए हीरा जैसा लड़का मिल जाए तो उसका भला हो जाता। श्याम, तो रिश्ता बना ले। सच में? ऐसा कहकर दोनों गले लगते हैं। कुछ ही दिनों में मंजू और हीरा की शादी हो जाती है। मंजू एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी। अब वो अपने ससुराल आ गई थी। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे उनके घर में नोकझोंक शुरू हो गई। ऐसे ही एक दिन मंजू को उसकी देवरानी बहुत भला बुरा कहने लगी। ये सब देख हीरा ने कहा, अरे ये क्या कह रही हो तुम शिवानी, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? हाँ, मेरा दिमाग ठिकाने पर है और मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारी बीवी हमेशा मुझे कुछ ना कुछ कहती रहती है। मैं अब और कुछ नहीं सहूंगी, समझे? मगर इसने ऐसा किया क्या है? मैंने इससे कहा कि मुझे नाश्ता बनाकर जल्दी दो, तो मुझे बोलती है कि मैं अब नहीं बना सकती, मुझे माँ जी के लिए चाय लेकर जाना है। मुझे ना कहा इसने। अरे उसे माँ के लिए चाय लेकर जानी थी, इसीलिए ऐसा बोली होगी। तुम तो उसकी ही बाजू लोगे। जाने दो, मैं किससे बात कर रही हूँ? एक अनपढ़ गवार से। मैं इनके बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी। तुम्हें जो भी कहना है वो मुझे कहो, इनको कुछ मत कहो, समझी? अगर इतना ही है तो अपने पति को लेकर ये घर छोड़ दो। मुझे हर रोज का ये झगड़ा भी पसंद नहीं है। मगर हम कहाँ जाएंगे? कहाँ भी जाओ, मुझे उससे क्या। उसी दिन हीरा ने मंजू को लेकर वो घर छोड़ दिया। गांव में उनका एक पुराना घर था, दोनों भी वहां आकर रहने लगे। हीरा ने एक मजदूरी का काम ढूंढ लिया, लेकिन उसकी बीवी मंजू बहुत पढ़ी लिखी होने के कारण उसके मन में शिवानी की कही हुई वो अनपढ़ गवार वाली बात घूमने लगी। और ऐसे ही एक दिन उसने हीरा से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना मंजू। मुझे ऐसे लगता है कि आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगी। मंजू की ये बात सुनकर हीरा एकदम चुप हो गया। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? आपको बुरा लगा? अरे नहीं मंजू, मुझे बुरा नहीं लगा, मगर आज तक मैंने ऐसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है, क्या मुझे ये सब आ पाएगा? आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? मैं हूं ना आपको सिखाने के लिए। तो ठीक है, मैं जरूर सीखूंगा। अब मंजू हीरा को हर रोज अपने ही घर में सिखाने लगी। हीरा ने भी खूब पढ़ाई की और कुछ ही दिनों में, मंजू मुझे अब बहुत अच्छे से पढ़ना लिखना आ रहा है। हाँ। क्या हुआ मंजू, तुम कुछ विचार कर रही हो? नहीं तो, कुछ भी तो नहीं। अच्छा, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। जी वो मेरा एक सपना था कि मैं कलेक्टर बनूं, मगर मैं अब बन सकूंगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं बन सकोगी, मैं बनाऊंगा तुमको कलेक्टर। सच में? हाँ, मुझे विश्वास है कि तुम जरूर कलेक्टर बनोगी। कलेक्टर की सारी खूबियां है तुम में। सच में? अब मैं कलेक्टर बन के ही रहूंगी। ये हुई ना बात। अब चलो खाना खाते हैं। अगले दिन हीरा मंजू को साथ लेकर परीक्षा का फॉर्म भर के आता है। उसे कुछ किताबें खरीद कर देता है। कुछ ही महीनों में मंजू की परीक्षा होने वाली थी। अब मंजू बहुत मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। उसके साथ साथ घर का सारा काम संभालने लगी। उसकी परीक्षा का दिन आ गया। मंजू ने अच्छे से अपना पेपर लिखा। कुछ ही दिनों बाद मंजू का रिजल्ट आया। पूरे जिले में उसका अव्वल नंबर आया था। ये देखकर हीरा और वो बहुत खुश हो गए। अब हीरा ने भी खुद का एक टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस शुरू कर दिया था। उसे उसमें बहुत मुनाफा हो रहा था। इधर मंजू अव्वल नंबर आने के कारण फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गई और उसका ट्रेनिंग शुरू हो गया। अब मंजू ट्रेनिंग करने के लिए बाहर चली गई और यहाँ हीरा अपने बिजनेस पर ध्यान देने लगा।
ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और आखिरकार मंजू कलेक्टर बन गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस मंजू। थैंक्स हीरा, ये सब आपके बिना संभव नहीं था। मंजू को भी हीरा के व्यापार की सफलता के बारे में पता चला। दोनों पति पत्नी को एक दूसरे पर बहुत गर्व महसूस हुआ। हीरा अपनी कंपनी में खूब तरक्की करता है और मंजू भी अपने पति की सहायता से लोगों का भला करती है। अपनी पढ़ाई और मेहनत के जोर पर दोनों भी अपने जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा पढ़ाई को महत्व देना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से हम खुद का और औरों का विकास कर सकते हैं। श्रीरंगपुर नाम के गांव में शिवा नाम का एक आदमी रहता था। वो और उसकी पत्नी निर्मला बहुत मेहनत किया करते थे। गरीबी होने के कारण उनके खाने के भी लाले पड़ते थे। शिवा और निर्मला बहुत ही नेकदिल इंसान थे, लेकिन गरीबी के कारण कुछ लोग उनसे बुरा व्यवहार करते थे। ऐसे ही एक दिन, अजी, ये लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? हमने इनका क्या बिगाड़ा है? पानी भरने गई तो अलग ही नजर से देखते हैं और गरीब होने का एहसास दिलाते हैं। हमने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। इन लोगों को हमें तकलीफ में देखकर बहुत मजा आता है। खैर, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। हमें हमेशा अच्छी बातें सोचनी चाहिए। चलो, मुझे भूख लगी है, खाना खाते हैं। हाँ चलिए, आप हाथ धोकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ। शिवा और निर्मला खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन निर्मला जल्द ही उठकर अपने सारे काम पूरे कर लेती है और काम करने के लिए बाहर निकलती है। तभी शिवा भी तैयारी करके वहां आता है। आज मुझे थोड़ी देर हो सकती है, तुम खाना खा लेना, ठीक है? जी ठीक है। मैं चलता हूँ। जी। ऐसा कहकर निर्मला और शिवा दोनों घर से बाहर निकलते हैं। निर्मला एक खेत में काम कर रही थी, तभी उसे बहुत प्यास लगती है। निर्मला पानी पीने के लिए अपने मटके के पास जाती है, लेकिन उसमें पर्याप्त पानी ना होने के कारण निर्मला पानी लेने के लिए गांव में जाती है। उनका गांव ऐसा गांव था जहां दूर दूर तक पानी नहीं था। गांव में एक ही कुआं था, उसी कुएं का पानी सब लोग पिया करते थे। निर्मला गांव में आकर उस कुएं से पानी निकालती है और वापस खेत में चली जाती है। खेत में जाते समय रास्ते में उसके सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में से एक व्यापारी उससे कहता है, अरे बहन जी, मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन मुझे कहीं पानी नहीं मिला। अगर आपके मटके में से थोड़ा पानी मिल जाए तो बहुत एहसान होगा। भाई साहब, आप मुझे बहन बोल रहे हो और मुझसे एहसान की बातें कर रहे हो? ये लीजिए पानी, आपको जितना चाहिए उतना पी लीजिए। निर्मला अपना मटका उस व्यापारी को देती है। व्यापारी मटके से पानी पीकर बहुत संतुष्ट होता है। बहन, तुमने सच में मुझे कर्जदार बना दिया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दे दूंगा। जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अगली बार जब इस रास्ते से जाओगे तो मेरे घर जरूर आना। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगा बहन, चलता हूँ। जी। ऐसा बोलकर निर्मला अपना काम करने जाती है। व्यापारी भी अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद व्यापारी अपनी गाड़ी लेकर गांव से जा रहा था। तभी अचानक जोर से बारिश शुरू हो गई। व्यापारी के गाड़ी का पहिया एक गड्ढे में फंस गया और व्यापारी अपनी गाड़ी वहां से हिला ही नहीं पा रहा था। हाय रे मेरी किस्मत, आज ही गाड़ी का पहिया अटकना था। व्यापारी मदद के लिए इधर उधर देखता है। उसकी नज़र कुछ गांव वालों पर पड़ती है। वो उनसे मदद मांगता है। भाइयों, मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए। मेरी गाड़ी का पहिया यहाँ फंस गया है, आप मेरी मदद करोगे? अरे भाई, यहाँ इतनी बारिश है, हम घर जाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हमें मदद के लिए बोल रहे हो। चलो भाइयों चलो, हमें इस बारिश में और नहीं भीगना है। हाँ चलो। ऐसा कहकर वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। व्यापारी फिर से गाड़ी में बैठकर गाड़ी शुरू करने की कोशिश करता है। तभी व्यापारी की नज़र वहां से जाते हुए शिवा पर पड़ती है और, अरे भाई सुनते हो, मेरी गाड़ी इस गड्ढे में फंस गई है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जी साहब बिल्कुल, आप गाड़ी स्टार्ट करके देखिए, मैं पीछे से धक्का देता हूँ। व्यापारी गाड़ी में जाकर बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। शिवा गाड़ी को पीछे से धक्का मारता है। बारिश के कारण उसके कपड़ों पर बहुत सारा कीचड़ उड़ता है, लेकिन उसकी परवाह किए बिना शिवा जोर लगाकर उस गाड़ी को धक्का मारता है। बहुत मेहनत करने के बाद गाड़ी उस गड्ढे से बाहर निकलती है। व्यापारी गाड़ी थोड़ा आगे लेकर जाता है और गाड़ी थमाकर गाड़ी से उतरकर शिवा से बात करता है। धन्यवाद भाई, तुम्हारा नाम क्या है? शिवा। क्या काम करते हो शिवा? मैं मजदूरी करता हूँ साहब,
मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। आज भी कोई काम नहीं मिला, इसीलिए मैं घर लौट कर जा रहा हूँ। और आपने आवाज़ लगा दी। अच्छा, मेरा शहर में बहुत बड़ा कारोबार है, तुम वहाँ काम करने के लिए आ सकते हो। मुझे तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हें मेरे कंपनी में नौकरी दे सकता हूँ। साहब, आप सच कह रहे हैं? मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने जब बाकी लोगों से मदद मांगी तो कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आया, और तुमने मेरी मदद बिना किसी स्वार्थ के कर दी, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं चलता हूँ। और हाँ, 8 दिनों बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लेने के लिए यहाँ आऊँगा। हम सब शहर जाएंगे, तुम अपना सामान वगैरह पैक करके रखना। जी साहब। साहब, लेकिन हम इतने बड़े शहर में रहेंगे कहाँ? अरे, तुम्हारे घर का भी इंतज़ाम कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। जी साहब, मैं चलता हूँ, तैयारी करके रखना। जी साहब। ऐसा कहकर व्यापारी वहाँ से चला जाता है। शिवा भी अपने घर आता है। अरे निर्मला, सुनती हो? अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, 8 दिनों बाद हम शहर चले जाएंगे। मुझे एक बहुत बड़े साहब ने उनके कंपनी में काम दिया है। आप सच कह रहे हो? ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ निर्मला, वो मालिक बहुत ही दयालु थे, वो हमें रहने के लिए घर भी देने वाले हैं। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, तुम सामान पैक करके रखना। जी ठीक है। ऐसा कहकर दोनों भी अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और व्यापारी अपने कहे मुताबिक उन दोनों को लेने के लिए उस गांव में आता है। व्यापारी की आलीशान गाड़ी देखकर गांव वाले चकित हो जाते हैं। अरे, इतनी बड़ी गाड़ी, और वो भी शिवा के घर के बाहर। गाड़ी शिवा के घर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। व्यापारी गाड़ी से उतरता है। अरे आइए ना साहब, आप सच में आ गए। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। आइए ना, आइए। अब व्यापारी उसके घर में आता है, तभी निर्मला पानी लेकर आती है। भाई साहब, आप मेरे घर आए? बैठिए ना। मेरे लिए ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप मेरे घर आए। तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो? हम पहले भी मिले हैं, ये मेरी बहन है। जी, भाई साहब को बहुत प्यास लगी थी, इसी वजह से मैंने उन्हें पानी पिलाया और तब से मैं इनकी बहन हो गई। अच्छा, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। शिवा और निर्मला व्यापारी की गाड़ी में बैठकर शहर चले जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले बहुत हैरान हो जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने शिवा और निर्मला के साथ व्यवहार किया था, उसकी उन्हें शर्म आती है। वहाँ दूसरी तरफ व्यापारी दोनों को शहर लेकर गया। उस व्यापारी ने शिवा को अपनी एक कंपनी का मैनेजर बना दिया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। शिवा ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और अपनी ईमानदारी के जोर पर पूरे परिवार को एक खुशहाल जिंदगी प्रदान की। रामपुर नाम के गांव में सुंदर नाम का एक लड़का रहा करता था। उसके बाजू वाले घर में राधा नाम की लड़की रहा करती थी। उन दोनों को एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था। इसी वजह से उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। अब ये सारी बात उनके माता पिता को पसंद नहीं थी। उनके माता पिता को जब ये बात पता चली कि सुंदर और राधा ने शादी कर ली है, तो वो उनके खिलाफ हो गए थे। उन्हें सब लोगों ने मिलकर गांव से बाहर निकाल दिया था। अब सुंदर और राधा गांव के बाहर एक जंगल में रहने लगे। वहां कोई भी आता जाता नहीं था। वहां उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। अब वो दोनों जंगल में बहुत अच्छी तरह से रहने लगे थे। मगर कुछ दिनों के बाद सुंदर को पता चलता है राधा प्रेग्नेंट है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो राधा से बोलता है, राधा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकती मैं आज कितना खुश हूँ। अजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे मांस खाने की इच्छा हो रही है। क्या आप मेरे खाने के लिए मांस लेकर आएंगे? वो भी खरगोश का। मुझे बहुत खाने का मन हो रहा है। हाँ, मैं लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए खरगोश का मांस, मगर तुम यहाँ से कहीं जाना नहीं, ठीक है? हाँ जी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आप निश्चिंत रहिए। चलो, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर सुंदर वहाँ से चला जाता है और एक खरगोश को पकड़कर वहाँ लेकर आता है। खरगोश बड़ा ही उछल रहा था, मगर उसे एक रस्सी से बांधकर वो उसे पकाता है और पकाने के बाद दोनों वो खरगोश बड़ी अच्छी तरह से खाते हैं। राधा आज बहुत खुश थी। उसने उसके मन के हिसाब से आज खाना खाया था। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। राधा को अब 3 महीने पूरे हो रहे थे। राधा बड़ी खुश और तंदुरुस्त रहा करती थी। अब बहुत दिन बीत जाने के बाद भी राधा का खरगोश खाने का मन कम नहीं हो रहा था। उसके खरगोश खाने की चाह जैसे बढ़ रही थी। अब वो एक दिन छोड़कर खरगोश खाने की मांग करने लगी थी और सुंदर भी उसे एक खरगोश पकड़कर लाकर खिलाता था। मगर इसकी वजह से जंगल में खरगोश की संख्याएं अब कम हो रही थी। इस वजह से खरगोश
जंगल के सिद्ध बाबा के पास चला जाता है। हे बाबा, हमें बचा लीजिए। हमें इस जंगल में कोई व्यक्ति आकर पकड़कर खा लेता है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। कौन है वो जो जंगल के प्राणियों को मारकर खाने का दुस्साहस कर रहा है? एक आदमी है जो हर दिन आकर हमारा शिकार कर रहा है और हमारे साथियों को काट कर खा रहा है। चलो मुझे बताओ, वो कहाँ रहता है? अब बाबा बहुत क्रोधित होकर वहाँ से निकल जाते हैं और निकलकर सीधा सुंदर की कुटिया के पास पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि एक खरगोश को सुंदर पका रहा है और उसको खाने की तैयारी कर रहा है। वहाँ खरगोश पकता देख वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और सुंदर से कहते हैं, ये क्या कर रहे हो? इन मासूम प्राणियों को मारकर क्यों खा रहे हो? नहीं साधु महाराज, आप मेरी बात तो सुनिए। आप क्या बोलना चाहते हो? मेरे सामने खरगोश पका रहे हो और कहते हो कि मेरी बात सुनो। ये बोलकर बाबा बड़े क्रोधित हो जाते हैं और अपने क्रोध में वो सुंदर और राधा को श्राप दे देते हैं। दोनों पति पत्नी एक गधा और एक गधी बन जाते हैं। राधा और सुंदर जोर जोर से रोने लगते हैं। ये सब देख वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और बाबा से कहने लगते हैं, बाबा, आपने हमें श्राप दे दिया, मगर मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। इसी वजह से उसे खरगोश खाने का मन हो रहा था और इसी वजह से मैंने उसे खरगोश लाकर खिलाना शुरू किया। बाबा, आपने हमें जाने समझे बिना श्राप दे दिया और अब हम इस श्राप की वजह से कैसे उभरे? आप ही बताइए। अब ये बातें सुनकर सिद्ध बाबा को बड़ा दुख हुआ कि उनके हाथों से बिना जाने समझे एक बड़ा पाप हो गया। वो उन दोनों से कहते हैं, मैंने तुम्हारी बात ना सुनकर तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा दे दी, मगर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। बाबा, अब हम क्या करें? आप ही हमें इसका उपाय बताइए बाबा। हम पर कृपा कीजिए बाबा। अब बाबा उन्हें एक उपाय बताते हैं और कहते हैं, अरे बेटा, तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा मिली है। अब तुम्हें जब बच्चा होगा वही तुम्हारी मुक्ति का कारण होगा। तब तक तुम दोनों को गधे का जीवन व्यतीत करना होगा। अब ये सब सुनकर राधा और सुंदर बहुत खुश हो जाते हैं और बाबा को प्रणाम करके वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब चलते चलते रास्ते में उन्हें एक जंगल दिखाई देता है। वो सोचते हैं कि राधा, अब हमें इस जंगल में ही अपना सारा जीवन व्यतीत करना है। क्या तुम इस विचार से सहमत हो? हाँ पतिदेव, मैं तुम्हारे विचार से सहमत हूँ। अब वो अपना जीवन जंगल में व्यतीत करने लगते हैं, मगर वहाँ भी उनकी कठिनाइयाँ कम नहीं होती। उनके हिस्से में और कुछ भी लिखा था। ये सब देखने के लिए गड़बड़ी गधा पार्ट 2 देखना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जंगली जानवरों की हत्या नहीं करनी चाहिए। हमें जानवरों के प्रति दया भाव रखनी चाहिए। अब हम देखने वाले हैं कि राधा और सुंदर कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब वो जंगल में रहकर हरी भरी घास खाते हैं, मगर उन्हें वहां एक शिकारी देख लेता है और शिकारी मन ही मन में सोचता है, अरे ये दो गधा और गधी हैं। इन्हें अगर मैं पकड़ लूं और बेचने जाऊं तो मेरा बहुत सारा मुनाफा हो जाएगा। ऐसा बोलकर शिकारी अपने पास की रस्सियां लेकर उन दोनों के पास चला जाता है और उनके गले में रस्सियां डाल देता है। गधा गधी से बोलता है, भाग्यवान, अब ये हमें पकड़ कर ले जाएंगे। अब हम क्या करें? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये अब हमें छोड़ने वाला नहीं। चलो, ये तो हमारे कर्म हैं। हाँ भाग्यवान, ऐसे ही कुछ प्रतीत हो रहा है। चलो, अब ज्यादा कुछ किया तो हमें मारकर ये जख्मी कर देगा। हाँ चलिए। अब वो दोनों उस शिकारी के साथ निकल जाते हैं और वो शिकारी उन दोनों को बाजार में जाकर बेचने लगता है। आओ आओ, गधा और गधी के जोड़े के दाम सिर्फ 5,000 रुपए हैं। आओ आओ, लेकर जाओ, ये सौदा फायदे का है। ऐसा सुनकर 2-3 लोग वहाँ आ जाते हैं। अरे भाई, ये गधी तो गड़बड़ी है। इसके पेट में बच्चा है, इसका अभी कुछ काम नहीं है और हम इससे कुछ काम करवा भी नहीं सकते हैं। अरे भाई, कुछ दिनों बाद तो ये गधी भी काम में आएगी ना। आप इसकी चिंता मत करो, ये दोनों बहुत काम करेंगे। आप चाहो तो आजमा कर देख सकते हो। ऐसा कह रहे हो तो ठीक है, हम इसकी पीठ पर कुछ सामान लाद कर देखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि सच में ये गधा काम का है या नहीं। अरे आप जो चाहें वो देख लीजिए, जवान है ये गधे। दोनों की ये बातें सुनकर गधों को भी पता चल गया कि ये सब हमारे ऊपर बहुत सारा बोझ डालने वाले हैं। और ऐसा ही हुआ। उन लोगों ने उन दोनों की पीठ पर बहुत भारी भरकम बोझ लाद दिया। उन्हें बोझा उठाने की आदत न होने की वजह से वो दर्द से चिल्लाने लगे। अरे ये गधा मेरे कुछ काम का नहीं है, अब मैं क्या करूं इन गधों को लेकर। अरे नहीं भाई साहब, ये आपके लिए
सिर्फ 5,000 रुपए के हैं। आप सिर्फ 5,000 रुपए दे दीजिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारे ये गधे तुम्हारे पास रखो। अब एक दूसरा आदमी, एक कुम्हार था, वो ये सब देखकर वहां आया। भाई साहब, कितने में दिए ये गधे? मैं मिट्टी लेकर जाने के लिए और घड़े बेचने के लिए इन्हें खरीदना चाहता हूँ। भाई साहब, आपके लिए ये गधे सिर्फ 5,000 रुपए में है, ले लीजिए इन्हें। अब कुम्हार उनको खरीद कर घर लेकर चला जाता है और घर जाकर अपने घर के बाहर बांध देता है और घर जाकर सो जाता है। तभी गधा गधी से बोला, ये हमें मिट्टी लाने के लिए और मटके बेचने के लिए बाजार में लेके जाने वाला है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये सब हमारे कर्मों की सजा है, हमें ये सब भुगतना ही पड़ेगा। हाँ भाग्यवान, ये तो सच है। अब वो दिनों दिन के भूखे प्यासे बाहर बैठकर सो जाते हैं और अगले दिन क्या होगा इसका इंतजार उनको रहता है। अब अगले दिन कुम्हार अपने गधों को थोड़ी घास डाल देता है। वो दिन भर भूखे होने की वजह से खाने पर टूट पड़ते हैं और खाना खाने के बाद कुम्हार उन्हें नदी पर लेकर चला जाता है। गधे पानी पीकर बहुत खुश हो जाते हैं और अब खाना खाने की वजह से उनके शरीर में उन्हें स्फूर्ति सी लग रही थी और इसी वजह से अब कुम्हार उनके पीठ पर मिट्टी की बोरी लाद कर घर के लिए निकलता है। वो अब गधे के ऊपर ज्यादा वजन की बोरी रखता है और गधी के ऊपर कम वजन की बोरी रखता है। इसी वजह से वो आराम आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब गधी के दिन भर रहे थे और गधी भी अब ज्यादा बोझा नहीं उठा पा रही थी। ये सब देखकर कुम्हार उसको कम काम करने को देता था। वैसे कुम्हार मन का एक सच्चा इंसान था। वो उन दोनों की अच्छे से देखभाल किया करता था और अब कुछ दिनों के बाद गधी से उसने काम करवाना बंद कर दिया। ये सब देखकर एक दिन गधी अपने पति से बोली, अजी, ये कुमार मन का बहुत अच्छा इंसान है, मुझे कितने अच्छे से रख रहा है। हाँ भाग्यवान, तुम सच कह रही हो, ये इंसान भला है। जब हम इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे तो हम इस कुम्हार का बड़े मन से आभार व्यक्त करेंगे। हाँ, ये तो हम जरूर करेंगे। अब ये सब बातें करके गधा और गधी आराम से सो जाते हैं और अगले दिन अपने काम में दोनों व्यस्त हो जाते हैं। और काम करते करते गधी के 9 महीने पूरे हो गए थे और अब गधी के बच्चे का जन्म हुआ था। उसने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया और अब वो दोनों मनुष्य की आवाज में बोल सकते थे। ये सब देखकर कुम्हार हैरान रह जाता है और खुद से ही बोलता है, गधी को कैसे मनुष्य का बच्चा हुआ? ये ऐसे कैसे हुआ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मालिक, ये हमारा बच्चा है, हम दोनों का। क्या तुम दोनों बोल सकते हो? हाँ मालिक, मैं बोल सकता हूँ। हम दोनों इंसान ही हैं, मगर हम श्रापवश एक गधा और गधी में परिवर्तित हो गए। वो हमारे कर्मों की सजा है। हाँ मालिक, अब हम बोल सकते हैं। आप हम पे एक कृपा करेंगे? क्या करना चाहते हो? मालिक, हमारा बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक इसकी देखभाल आप करेंगे। ऐसा वचन आप हमें दे दीजिए। ये सब आप क्या बोल रहे हो? अगर ये सच है तो मैं इसका अपने बच्चे जैसा ही ख्याल रखूंगा। आप निश्चिंत हो जाइए, मैं अपने बच्चे की तरह ही इसकी देखभाल करूंगा। मालिक, आपका दिल बहुत ही बड़ा है। आप जैसा आदमी लाखों में एक होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। ऐसा बोलकर गधी रोने लगी और मन ही मन में कुम्हार का धन्यवाद दे रही थी। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों के बाद गधी और गधा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। कुम्हार की कोई औलाद न होने के कारण वो उस बच्चे की बहुत मन लगाकर देखभाल करता है। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और गधी का बच्चा बड़ा हो जाता है। अब वो गधी के कहे मुताबिक उस सिद्ध बाबा के पास चला जाता है और वहां जाकर उस सिद्ध बाबा से मिलता है। प्रणाम बाबा। आओ वत्स, बैठो। तुम्हारे माता पिता के बारे में मैं आज तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ। आओ यहाँ बैठो। अब बाबा उसे सब बताने लगते हैं कि कैसे वो इंसान से श्रापवश गधा और गधी बने। ये सब सुनकर बच्चा हैरान रह जाता है और उन सिद्ध बाबा को उनके मुक्त होने का उपाय पूछता है। तभी सिद्ध बाबा कहते हैं, तुम्हें अब घर जाकर अपने माता पिता पर ये जल छिड़कना होगा और वो पहले की तरह एक औरत और आदमी में परिवर्तित हो जाएंगे। धन्यवाद बाबा। ऐसा बोलकर बच्चा बाबा का आशीर्वाद लेकर वहां से चला जाता है और घर आकर अपने माँ और पिताजी से मिलकर उनके शरीर पर वो जल छिड़कता है और गधा गधी के रूप में उसके माता पिता अब इंसान बन जाते हैं। ये सब देखकर बच्चा बहुत खुश हो जाता है। अब वो कुम्हार, उसकी माँ और पिताजी साथ में रहने लगते हैं और अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं।